नमस्कार, स्वागत है आपका पैसा बोलता है में, जो कि आपका फ़ेवरेट चैनल है, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल, बजटिंग, आपको कैसे अपना फाइनेंस और पर्सनल लोन्स प्लान करने हैं, आगे की फाइनेंशियल लाइफ़ कैसी रखनी है, उसके बारे में ये चैनल आपको छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स देकर और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर कैसे हो सकती है आर्थिक रूप से, ये चैनल आपको वो बताता है। आनंद श्रीनिवासन जो कि सर्वे सर्वा हैं इस चैनल के, इकोनॉमिस्ट हैं और तमिलनाडु के पॉलिटिशियन हैं, वो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए चीज़ों को बताते हैं। तो आज के एपिसोड में ये जो फायर मूवमेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या एक मिडल क्लास इंडियन की रियलिटी है या फिर इसको हम खाली अभी सोच ही रहे हैं। तो आज हम आनंद जी से समझने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और पहला सवाल सर यही है कि ये फायर मूवमेंट है क्या? और क्या ये कितना रियलिस्टिक है? वास्तविकता से कितना दूर है या कितना क्लोज़ है एक मिडल क्लास फैमिली के लिए? भारत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भारत में फायर मूवमेंट इम्पॉसिबल है। तो मैं फायर मूवमेंट के बारे में 2 मिनट बात करता हूँ। फायर मूवमेंट अमेरिका और यूरोप जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है। इसमें क्या होता है कि स्पेशली यूरोप में क्या होती है कि आपके पास बड़ा सोशल सिक्योरिटी होती है कि आप अगर बिना नौकरी के कुछ भी हो जाता है, सरकार आपकी मदद देती है पेंशन देते हुए, और मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीटली फ्री है। ये यूरोप में बात कर रहा हूँ मैं। अमेरिका में क्या है, आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, जो भी मिलेगा सोशल सिक्योरिटी 1500 मिलेगा। उसके बाद आपके पास अगर आपने ठीक ठाक का कॉपरेटिंग नौकरी की है, तो आपको पैसा होगा लाइफ लॉन्ग मेडिकल इंश्योरेंस करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ों सरकार टेक केयर करती है। अगर आपने ठीक ठाक मेडिकल इंश्योरेंस की है, और ओल्ड एज के लिए भी अमेरिका में इंश्योरेंस में बहुत कम होती है। मेडिकल केयर ये क्लास है जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। भारत में मैं और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जा सकते। तमिलनाडु सबसे बेहतर है, केरला, तमिलनाडु प्राइमरी हेल्थ केयर सबसे बेहतर है, लेकिन मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके तमिलनाडु में ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। ओके। और मेडिकल इंश्योरेंस भारत में अभी नेशन स्टेज में है। कॉर्पोरेट लाइफ लॉन्ग मेडिकल केयर नहीं देती है। अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको हर साल मेडिकल इंश्योरेंस लेना हुँ। पड़ेगा। दूसरी बात, भारत में कोई सेफ्टी नेट नहीं है, आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी है, और यूरोप में यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी है। सो जहाँ की वहाँ की हालात हैं, और इधर भारत की हालात में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नहीं, लेकिन जब हम इन चीज़ों को संदर्भ में देखते हैं, तो आनंद जी एक सवाल होता है कि गुड और बैड डेट क्या है? अच्छा कर्ज़ और बुरा कर्ज़ क्या है? क्योंकि जब इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं, तो कभी कई बार होता है आपके पास जेब में पैसे नहीं होते, आपको कर्ज़ लेना पड़ता है, चाहे वो आप बैंक से लें या फिर आप फैमिली लेवल पर किसी को जानते हैं, तो आप उनसे लेंगे। ये गुड डेट और बैड डेट के भी क्या मायने हैं? आज इसको लोगों को कैसे समझाया जाए? मैं ये बताऊँगा कि पर्सनल फाइनेंस में गुड डेट का कोई, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज़ गुड डेट इन पर्सनल फाइनेंस। सारी डेट जो हैं पर्सनल फाइनेंस में बैड डेट हैं। आपके पर्सनल फाइनेंस में क्यों कर्ज लेंगे? 2 चीज़ के लिए। आपको कुछ पैसा स्पेंड करना है, कुछ चीज़ हासिल करनी है, तो वो चीज़ हासिल करने के लिए आप लोन लेते हैं। जैसा टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार, इन चीज़ के लिए पैसा लेते हैं। घर खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं। इन माय ओपिनियन ये सारी बैड डेट है। आप दूसरी इमरजेंसी के लिए कर्ज लेते हैं, जैसा मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप क्यों प्लान नहीं किया? जो आप मिडिल क्लास में हैं, अगर आपने ठीक-ठाक प्लानिंग की होती, तो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस होता, तो किसी के पास कर्ज जाने के लिए कोई चांस ही नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख का मेडिकल कवर है, और उसके ऊपर 20 लाख का टॉप अप इंश्योरेंस सिर्फ 2000-3000 रुपया में आता है। सो आपको 30 लैक्स का ट्रीटमेंट आ जाता है। तो इसीलिए आप किसी के साथ हाथ फैलने का कोई चांस ही नहीं है। ये एक इमरजेंसी लोन ले सकते हैं, इसको हम गुड डेट कह सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बड़े कॉलेज में सीट मिल गया, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक अच्छा जगह मिल गया, तो आप उनको, मैं गलगोटिया जैसा यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ असीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी,
जैसा प्रेम जी का यूनिवर्सिटी या रघुराम राजन का यूनिवर्सिटी है, जो क्रिया यूनिवर्सिटी है साउथ में, जाने-माने यूनिवर्सिटी में सीट मिल गया, फीस 10 लाख है साल का, तो आप उसके लिए कर्ज़ ले सकते हैं। ये गुड डेट है, लेकिन ये कर्ज़ आपको चुकाना नहीं है, जिन बच्चों को आप पढ़ा पढ़ा रहे हैं, वो अपने इनकम से चुकाएँगे। सो पर्सनल फाइनेंस में सिर्फ़ ये गुड गुड डेट होती है, अगर आपकी बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको पार्ट ऑफ द फीस को फाइनेंस करना पड़ेगा अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो आप वो गुड डेट होती है। नहीं, लेकिन नहीं अक्सर लोग तो ये सवाल पूछते हैं कि आपको लोन लेना ठीक होता है या नहीं होता? क्या कई लोग एडवाइस देते हैं कि भई आप लोन कभी मत लीजिए। तो क्या ये एडवाइस हमेशा सही होती है कि आपको हमेशा लोन लेना चाहिए या फिर एक्चुअली लोन लेना क्या स्मार्ट एक एक्टिविटी है या स्मार्ट एक्टिविटी नहीं है? लोन लेना कभी भी स्मार्ट एक्टिविटी नहीं है मैडम। अभी जो टायर 1 सिटीज़ का हाल मैं बता रहा हूँ, जैसा आपने दिल्ली के बारे में बता रहे हैं, आप हर रोज़ पेपर में पढ़ते हैं कितना बड़ा-बड़ा बिल्डर ने आपसे लोन लेके आपने उनको दे दिया, उसने घर डिलीवर नहीं किया। और जो अगर आप रेंट में जाते हैं, वो चीपर होगा देन ईएमआई भरना। आप लोग मिडिल क्लास ये समझती है कि अगर मैंने लोन में घर ले लिया, घर मेरा है। घर आपका नहीं है, घर बैंक का है। आपने एचडीएफसी बैंक से 20 साल का लोन ले लिया, 20 साल के लिए वो बैंक का लोन है। आपने घर को 1 करोड़ में खरीदा, तो जब तक लोन खत्म हो जाएगा, आप 2 करोड़ का पेमेंट किए होंगे। सो कॉस्ट ऑफ हाउस इज़ 2 करोड़। 1 करोड़ घर लेने में और 20 साल में 1 करोड़ का ब्याज भी देंगे आप। उसके बाद मेंटेनेंस होगा, वो होगा वगैरह, वगैरह, वगैरह। सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओनिंग द हाउस इज़ 2.5 करोड़। तो आप अगर आपके पास पैसा है, तो आप घर लें, आपके पास नहीं है, तो आप ये रेंटेड हाउस में ले सकते हैं। चेन्नई में एक अगर मैं जाके 1 करोड़ का हाउस खरीदता हूँ, उसका रेंट सिर्फ़ बी 15,000 या 20,000 है। मैं 15,000 दूँगा, 20,000 दूँगा, रेंटेड हाउस में रहूँगा और 80,000 सेव करूँगा। अगर मैंने 1 करोड़ का र हाउस लोन लिया, तो मेरा रेंटल 1 करोड़ लेकिन मैं मान ईएमआई लीजिए 1 लाख मान होगा। लीजिए कि कोई व्यक्ति बिल्कुल कर्ज में डूबा हुआ है, तब उसको पहला स्टेप क्या हुँ, कर लेना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है आप कर्ज में इस बुरी तरह से डूब जाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता, तो उस व्यक्ति के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ओके 2 मेथड्स हैं, जिसको हम कहते हैं, एक है स्नोबॉल मेथड और दूसरी है अवालांच मेथड। सो स्नोबॉल मेथड ये है कि आप अपना सारा कर्ज़ एक पेपर में लिखें। अगर आपने टेलीफ़ोन बिल भी नहीं चुका, उसको भी लिख लें। आप स और अपने दोस्त के साथ कुछ 5,000 रुपया लिया है, उसको भी लिख लें। सो ये साइकोलॉजिकल गेम है, जो सा सबसे छोटा लोन है, उसे पहले ख़त्म करें और पेपर में लिखें और पेंसिल से स्ट्राइक ऑफ कर लें कि मैंने ये काम किया। ये मेरा टोटल डेट है, कम से कम ये छोटा डेट मैं ख़त्म किया। उसके बाद नेक्स्ट डेट पे जाएँ, नेक्स्ट डेट को ख़त्म करें। सो आप पिरामिड जाएँ, फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। तो आप हाईएस्ट डेट के बारे मत सोचें। पहला आप छोटा डेट लें, ख़त्म करें, दूसरा डेट ख़त्म करें, तीसरा करें, स्टेप स्टेप बाय स्टेप जैसे आप स्टेयरकेस में जाते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप, स्लोली यू कैन प्रोग्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि मिडल क्लास स्मार्ट बोरोइंग नहीं करती है। तो अगर आपको रेंट टैक्स पोज़ीशन को कम करना है, ब्याज को कम करना है, आपकी माँ के पास जाइए, बीबी के पास जाइए, बहन के पास जाइए, किसी दोस्त की पास जाइए, उनसे गहना कर्ज़ में लें और गोल्ड लोन में बदल दें। गोल्ड लोन एक मिडल क्लास के लिए चीपेस्ट लोन होती है गोल्ड लोन। और गोल्ड लोन लेके जो अनसेक्योर्ड लोन्स जो भी हैं, जो ब्याज पे हैं, 18% 20% क्रेडिट कार्ड डेट तो 60% पे होती है। तो सारे डेट को आप पे ऑफ करें यूजिंग गोल्ड लोन। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गोल्ड लोन को खत्म करें और गहना वापस कर दें। ये दूसरा मेथड था जिसने मैंने बोला, इसको हम एवलांच मेथड बोलते हैं। सारे डेट को कंसोलिडेट करो, उसे गोल्ड लोन या प्रॉपर्टी लोन में बदल दो और गोल्ड अगर आपके पास प्रॉपर्टी हो तो 15 साल के लिए प्रॉपर्टी लोन में बदल दो। मेरा 50 लाख का लोन है, मेरे बाप के पास 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो मैंने बैंक के पास गया, 50 लाख लोन लिया
और सारा लोन ख़त्म किया और 50 लाख के लिए हर महीना 60,000 70,000 मैं बैंक को देता जाऊँगा, लोन ख़त्म हो जाएगा। मेरा पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा लोन 20 लाख है। 20 लाख का के लिए मैं जेवर को गिरवी रखूँगा, 20 लाख लोन ख़त्म करूँगा, डेली मरोज़ का झंझट ख़त्म हुँ। और 20 लाख के लिए हर महीना 20,000 30,000 उसे भर के गहना फ्री करूँगा। इसको हम अवलांच मेथड करते हैं। सो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी स्नोबॉल में करना है या अवलांच मेथड में करना है। लेकिन जब आपने हाँ, एक छोटा-सा सवाल और मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद इस एपिसोड को रैप अप करूँगी कि कई बार होता है इंडियंस बहुत सारे तरीके के लोन्स लेते हैं। ऐसा कौन-सा लोन है जो कि इंडियंस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि उस तरीके का लोन बिल्कुल ही ना लें? जी। क्रेडिट कार्ड लोन कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, पर्सनल लोन फ्रॉम बैंक्स को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप डेट ट्रैप में फँस रहे हैं, सिर्फ़ 2 डेट कारण हो सकती है। आपने बिना सिक्योरिटी पर्सनल लोन लेते हैं और क्रेडिट कार्ड लोन देते हैं। और जो छोटे-मोटे बिज़नेस करते हैं, अपने घर को गिरवी रख के घर से बैंक से लोन लेते हैं बिज़नेस करने के लिए, उसको भी अवॉइड करें। अपना पर्सनल जी, प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी मत रखें, क्योंकि अगर बिज़नेस फ़ेल हो गया, तो बैंक आपका घर का प्रॉपर्टी अटैच करेंगे और आपको पर्सनली फीलिंग हो जाएगा। तो आपको ये सीधा रखना चाहिए कि आप अपना पर्सनल प्रॉपर्टी गिरवी मत रखो। जी, ठीक है। बफेट का एक फेमस सेइंग है, मैं इससे खत्म करूंगा। इफ यू बाई थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड टुडे, सून यू विल सेल थिंग्स दैट यू नीड। अगर आपने जो चीज़ खरीदे जो आपको नहीं चाहिए, आज आपने चीज़ें खरीदी जो आपको नहीं चाहिए, जल्दी आप क्या होगा, जो चीज़ आपको चाहिए उसे बेचना पड़ेगा। घर आपके लिए अपने दादा परदादा ने छोड़ा है, इसे संभाल के रखना है। इसको आपने बाजी पे रख दिया तो बिज़नेस फ़ेल होने पे आपका घर को आइलम का ऑक्शन कर देंगे। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इन सारी टिप्स के लिए और इस एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपका थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।